हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। आज क्लास 10th में द्विघात समीकरण में हम लोग इबारती प्रश्न यानी जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उस पर बात करेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण बनाया जाएगा और कैसे उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं द्विघात समीकरण पर बनाने पर आधारित कुछ प्रश्न। जैसे अगर हम लोगों को प्रश्न इस तरह से दिया रहे तो कैसे इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण जब भी हम लोग हल करते हैं तो वो किसी एक चर में दिया हुआ रहता है, या तो x में रहे या y में या z में या t में, मतलब कोई एक चर रहे उसमें। तो यहाँ पर भी हम लोग द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें जो चर हो वो एक ही चर दिया रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा एक चर ही लेना है। अलग अलग कंडीशन के अनुसार दो दो चर ले सकते हैं, लेकिन जब उन समीकरणों को आपस में हल करेंगे तो हमें बाद में जाकर एक ही चर में द्विघात समीकरण मिलेगा। और जैसे द्विघात समीकरण हम लोग हल करते थे उसी तरीके से हल करके उन सब का मान ज्ञात किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि ध्रुव की माँ जो है, ध्रुव की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, ध्रुव की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु जो वर्षों में दी गई है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ध्रुव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्रुव की वर्तमान आयु पूछा हुआ है और कंडीशन क्या दिया है कि जो ध्रुव की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्रुव की माँ ध्रुव से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, तो ध्रुव की माँ अगर ध्रुव से 26 वर्ष बड़ी है और ध्रुव की उम्र पता चल जाए, अगर ध्रुव की उम्र मालूम हो जाए तो हम अगर उसमें 26 वर्ष जोड़ देंगे तो उसकी माँ की उम्र पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? ध्रुव की वर्तमान उम्र। वही पूछा भी है क्वेश्चन में कि ध्रुव की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे देखिए क्या माना जाएगा कि माना ध्रुव की वर्तमान उम्र। ठीक है, वर्तमान उम्र या आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, माना ध्रुव की वर्तमान आयु x वर्ष, तब उसके माँ की उम्र उसके माँ की उम्र कितनी होगी? ठीक है, हाँ उम्र है, चलिए ठीक, उम्र कहिए चाहे आयु कहिए, उसके माँ की आयु कितनी होगी? तो कह रहा है कि उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर ध्रुव x वर्ष का है तो उसके माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? इसके माँ की वर्तमान आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगी उसके माँ की उम्र। अच्छा, अब कराए की कंडीशन क्या है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से यानी वर्तमान समय से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी इस समय तो वर्तमान में x वर्ष और ये x प्लस 26 वर्ष के हैं, लेकिन 3 साल के पश्चात यानी 3 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी? पहले 3 साल बाद इनकी उम्र होगी कितनी वो निकालते हैं। तो 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात ध्रुव की आयु क्या होगी?
3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद। तो जब 3 वर्ष बाद या कितने भी वर्ष बाद अगर कहेगा तो वर्तमान उम्र में जितने वर्ष बाद कहेगा वो उम्र जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा x+3 वर्ष। और 3 वर्ष तथा 3 वर्ष पश्चात ध्रुव की माँ की आयु क्या हो जाएगा, तो उसकी माँ x+26 वर्ष की हैं, तो इसमें 3 साल और जुड़ जाएगा, तो इनकी उम्र हो जाएगा x+29 वर्ष। ठीक है, x+29 वर्ष। चलिए, तो ये 3 वर्ष बाद इनकी उम्र का क्या हो गया, 3 वर्ष बाद इनकी उम्र निकल गया। अब आते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनकी 3 वर्ष के पश्चात जो आयु है उसका गुणनफल, यानी कि x+3 और इंटू x+29 और इक्वल टू में कितना 360। ठीक है, 3 वर्ष के बाद इन दोनों की जो उम्र होगी उसका गुणनफल कितना 360 है। अब इसी को हम लोग गुणा करते हैं, तो x का x में गुणा होगा तो x², द्विघात समीकरण बनाएंगे, और x का गुणा 29 में होगा तो 29x, प्लस 3 का गुणा x में होगा तो 3x, प्लस 3 का गुणा 29 में होगा तो 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 दूना 6 2 8, 87 बराबर 360। चलिए, तो इधर ये जुड़ेगा तो x² और 29 और 3 जुड़ जाएगा तो 32x, और 360 को लाकर 87 में से घटा देंगे, यानी 87 - 360 बराबर में 0। चलिए, तो यहाँ से ये घटेगा तो x² प्लस 32x और 87 में से 360 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, इधर बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7 और जो जाएगा 2 माइनस में और इक्वल टू 0। ठीक है, और 360 में से 87 को घटाएंगे और इसको माइनस में लिख लेंगे, तो ये 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 5 हासिल लेगा, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ 2 बचेगा 273। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अब हमें करना है इसी का गुणनखंड, तो आइए करते हैं इसका गुणनखंड, देखते हैं क्या आता है। तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने का क्या तरीका है कि पहले और आखिरी पद का गुणा करते हैं और देखते हैं कि गुणा करने पे क्या संख्या मिले और बीच में कैसी संख्या है। तो यहाँ x² का गुणांक तो कुछ नहीं है, तो मानेंगे 1, इसका गुणांक कितना 1, तो 1 का गुणा -273 में होगा तो -273 आएगा। ठीक, और बीच में है 32, यानी हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करे तो 273 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए 32। चलिए, तो 273 है और 32 लाना है, तो देखते हैं 273 का फैक्टर क्या होगा। 3 से कटेगा क्या, ये 3 से अगर काटेंगे तो 3 9 27, 3 1 3, 7 से अगर इसको भाग देंगे तो 13 बार में कटेगा, और 13 से भाग देंगे तो 1 बार में। ठीक है, चलिए, तो कितना होगा ये 7 3 10 और ये 13 अगर करेंगे इधर तो 13 और 10 23 ही होता है, लाना है 32, तो 13 का अगर गुणा हम कर लें 3 में तो हो जाएगा कितना 39, और 39 में से अगर 7 को घटा दें तो 39 में 7 घटेगा तो 32, यानी हमें ये यहाँ से जोड़ा मिल गया। क्या मिला कि 39 और 7, अगर 39 और 7 लिया जाए तो गुणा करने पर 273 भी आएगा और 39 में 7 घटेगा तो 32 हो जाएगा। तो यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना x² प्लस 39x माइनस 7x
और -273 बराबर में 0। चलिए तो कॉमन करते हैं यहाँ से। पहले दोनों पदों में से कॉमन होगा x, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 39, और दूसरे दोनों पदों में से अगर कॉमन करेंगे तो इसमें से -7 कॉमन होगा, यहाँ हो जाएगा x, और -7 से -273 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 7 त्रिक का 21, बचेगा 6, 63 हो जाएगा, 7 9 63 बराबर 0। यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, x प्लस 39 जो है फिर से कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 39 अगर इसमें से कॉमन कर लेंगे, x प्लस 39 अगर इसमें से हम लोग कॉमन कर लें तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो ये हो गया गुणनखंड। अब यहाँ से हम लोग इसको 0 के बराबर करके यहाँ से मान x का निकालते हैं। तो क्या होगा कि यदि x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना, -39, और लिख देंगे, देखिए -39 x का मान आया है, तो ये जो माइनस वाला मान है ये संभव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें ध्रुव की वर्तमान आयु ज्ञात करना है या उम्र ज्ञात करना है। तो अच्छा, किसी की उम्र माइनस में तो हो नहीं सकती है कि वो -39 साल का होगा या ऐसा कुछ, तो ये संभव नहीं, या जिसको लिख देंगे असंभव। ठीक है, या लिख देते हैं क्या कि ये संभव नहीं है। ठीक, इसके बाद आते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना, 7 आ जाएगा। तो देखिए ये मान प्लस में आया है, तो यहाँ से लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान जो प्लस में है। तो ध्रुव की वर्तमान आयु पूछा हुआ है, हमने ध्रुव की वर्तमान आयु माना था x वर्ग, तो x मान प्लस आता है, तो क्या हो जाएगा, अतः ध्रुव की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग याद करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, यानी कथन वाला, जो हमें स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको पढ़कर हम लोग उसको समझेंगे और समझकर ऐसे ही द्विघात समीकरण बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया गया है। बनाने के बाद उसको हल करेंगे और जो हमें उचित वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आइए इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे द्विघात समीकरण बनाया जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन इसी तरह का फिर से दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी मतलब किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कराए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी चाल कम हो गई होती, तो उसी दूरी को तय करने में यह 3 घंटे ज़्यादा लेती। किससे ज़्यादा लेती? किससे 3 घंटे ज़्यादा होता? अगर उसकी स्पीड या जो चाल है वो 8 किमी प्रति घंटा अगर कम होती तो किससे 3 घंटे अधिक लेती? तो ऊपर बोला हुआ है कि 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, तो वो जो समान चाल रहा होगा उससे भी तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो वह समय जो निकला होगा उसी से जब उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाएगी तो उसी पहले वाले समय से ये 3 घंटा क्या लेगी, ज़्यादा समय लेगी। ठीक, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग मानते हैं उसकी एक समान चाल क्या रही होगी, क्योंकि अगर वह चाल पता हो गया तो इसमें से अगर 8 किमी प्रति घंटा कम कर देंगे तो नई चाल पता चल जाएगा और उसके हिसाब से जो समय लग रहा है वो समय निकाला जाएगा।
तो देखते हैं। चलिए, तो मानते हैं कि माना माना रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, ऐसा मान लेंगे कि जो रेलगाड़ी की एक समान चाल है वो x किमी प्रति घंटा है, और कुल दूरी दे रखा है जो ये रेलगाड़ी तय कर रही है। तो कुल दूरी है 480 किमी, ठीक है, ये दिया है। अच्छा, हम लोग सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र जानते हैं? कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। इसी सूत्र का हम लोग करेंगे इसमें प्रयोग। सूत्र है दूरी बटे चाल, इसी का किया जाएगा प्रयोग। कैसे प्रयोग किया जाएगा देखिए। तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, दूरी 480 किलोमीटर। ये जो दूरी है यही दिया है ना, कुल दूरी 480 किलोमीटर, और बट्टे में कितना चाल है x, ठीक। तो दूरी में चाल से भाग देंगे तो हमें मिलेगा जो समय, वो लिख लेंगे घंटे में, कितना घंटा। चलिए, इसको ऐसे कोई एक समीकरण कर लेते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अब रेलगाड़ी की चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, 8 किमी प्रति घंटा कम होती, यहाँ कर रहे हैं ना, कम होती, तब रेलगाड़ी की नई चाल क्या होता। देखिए, पहले एक समान चाल x किमी प्रति घंटा था, अब करा अगर 8 किमी कम होता तब, तो x में से 8 घटा देंगे, तो x माइनस 8 किमी प्रति घंटा, ऐसा होता। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि दूरी वही है, 480 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी वही तय करना है। तो फिर से अब चाल नया हो गया तो समय भी नया आएगा, तो लिखेंगे नया समय। तो नया समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी वही लेकिन चाल भी नई, तो बटे नई चाल। नया समय बराबर दूरी बटे नया चाल, तो दूरी हो गया 480 और बटे नई चाल हो गया x माइनस 8, ठीक, इतना घंटा। ये आ गया नया समय। इसको बना लेंगे कोई समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार पर। अब जैसा कि ये प्रश्न में बोला हुआ है, देखिए क्या बोला है प्रश्न में। प्रश्न में ये कहा है कि अगर उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज्यादा लेती। यानी ये जो नया समय आया है ये पहले वाले समय से कितना ज्यादा है, 3 घंटा ज्यादा है, ठीक है। तो कहें कि नया समय जो है वो अधिक है और पहले वाला जो समय है वो कम है, तो नया वाला कितना ज्यादा है, 3 घंटा।
तो यानी नए वाले समय से पहले वाले समय को माइनस अगर किया जाए तो जो जितना घंटा ज़्यादा है या जितना अधिक है वही बराबर में बचेगा। तो यानी यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि नया समय और पहले का जो समय, इन दोनों में क्या संबंध है कि नया वाला समय जो है पहले वाले से 3 घंटा अधिक है। तो अगर पहले वाले में नए वाले समय में से अगर पहले वाले समय को घटा दिया जाए तो बराबर में 3 घंटा बचा होगा। ठीक है, तो मान रखते हैं। तो नए समय का मान कितना आया है, 480 बटे x माइनस 8 माइनस पहले का समय कितना था 480 और बटे में x बराबर में 3 घंटा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इन दोनों का हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में आएगा x और x माइनस 8, x से x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 480 में, तो ये 480x माइनस 480, यहाँ x से x कटेगा तो गुणा होगा x माइनस 8 से बराबर में 3। देखिए तो ये 480x ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पर ये जो माइनस 480 ब्रैकेट के बाहर है इसमें हम लोग करेंगे अंदर गुणा, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 480x और माइनस इसका 8 में गुणा होगा तो इसको लिख लेते हैं 480 गुणे 8। ठीक है, और बटे में हो जाएगा x का अंदर गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में बचेगा 3। तो इसमें अच्छा एक चीज़ हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस 480 का गुणा माइनस 8 में होगा तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ इसमें 480 से 480x कट जाएगा, बचेगा 480 गुणे 8 और बटे में x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में कितना, बराबर में 3। अच्छा 3 से अगर काटेंगे और ये 48 है 480 को काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 छः 18, ये 0 यानी 160 बार में कट जाएगा। तो यानी हमें मिलेगा 160 गुणे 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 1। फिर ये गुणा करेंगे 16 8 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 0 8 छः 48 के 8 80 लगा 4 8 एक कम 8 4 12, तो हो जाएगा 1280 बराबर में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 8x का गुणा 1 में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, चलिए तो इसके बाद करेंगे क्या हम लोग, इससे बनाते हैं द्विघात समीकरण। ये जो 1280 है इसको इस साइड में पक्षांतर करेंगे तो बराबर में बचेगा 0। चलिए आइए देखते हैं तब इसको। तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, ये समीकरण बनेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से 1280 को इस साइड में पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा और 8x पहले से ही माइनस में है, तो ये जब इधर आएगा तो बराबर में कुछ नहीं तो 0 लिख लेंगे। देखिए तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये है 1280 इक्वल टू 0। चलिए तो अब बनाना है गुणनखंड। गुणनखंड कैसे बनाना है कि ऐसी दो संख्या लेना है गुणा करने पर 1280 आए और जोड़ने या घटाने पर 8। क्या क्या संख्या होगा, तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा 1280 का गुणनखंड। तो आइए करते हैं 1280 का गुणनखंड। 1280 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, अभाज्य गुणनखंड में 2 से काटेंगे इसको, 2 छक्का 12 2 चौका 8 0 हो जाएगा। 2 से 2 तेई 6 2 तेई 6 2 दूना 4 ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 2 छक्का 12 ये 0 हो जाएगा। 2 से 2 अट्ठे 16 ये 0। फिर 2 से करेंगे 2 चौका 8 फिर 0। 2 से हो जाएगा 20, फिर 2 से हो जाएगा 10, फिर 2 से हो जाएगा 5 और 5 से कटेगा तो आ जाएगा 1। चलिए तो इतने गुणनखंड बन गए और लाना हमें है 8 केवल। कैसे बनाएंगे जोड़ा,
तो देखते हैं। तो इसमें कितने दो आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो दो आ गया। तो 8 दो है, तो 4 4 अगर साथ में बांटे तो कितना होगा? देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 25 80 हो जाएगा। 80 में से ये 16 घटाएंगे तो 8 तो बचना नहीं है। तो इसके लिए करते क्या है, और थोड़ा सा देखते हैं। अगर दो दो के साथ में करें, जैसे 2 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। अगर ये 40 हुआ तो इधर ये कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32। अब देखिए 40 और 32, ये गुड़े में है तो सबका गुड़ा तो वही आएगा 1280, लेकिन अगर 40 में 32 घटाएंगे तो कितना? 8 बचेगा। चलिए, तो यानी हमें गुणनखंड मिल गया। क्या क्या मिला? 40 और 32। तो बीच में लाना है 8, तो -8, तो इसलिए लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर -40x प्लस 32x और -1280 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन करेंगे तो x -40 और प्लस 32 कामन करेंगे तो x -40 बराबर 0। तो x -40 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x प्लस 32 हो जाएगा बराबर 0। अब गुणनखंड हो गया तो बारी बारी 0 के बराबर करेंगे। x -40 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 40। या दूसरा गुणनखंड अगर 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर आएगा -32, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं। तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा? 40, यही संभव रहेगा। माइनस वाला क्यों संभव नहीं? क्योंकि कभी भी किसी की चाल माइनस में नहीं हो सकती, चाल हमेशा क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी। तो यहाँ से x का मान 40 आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल, जो x का मान प्लस में आया वही रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो x का मान 40 है, तो यहाँ से लिख लेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, वो भी कौन सी? एक समान चाल की, एक समान चाल, रेलगाड़ी की एक समान चाल 40 किमी प्रति घंटा है। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन किया गया। देखिए समीकरण ऐसे ही मानकर बनाना है और इसको ये जैसे हल किया गया उसी तरह से, जैसा प्रश्न में बोल रहा है वैसे करिए। प्रश्न को एक बार पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन को जब बार बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन खुद ही समझ में आएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना। लेकिन एक बार अगर क्वेश्चन पढ़े और कहे अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है हटाइए इसको, तो ऐसे अगर करेंगे तो क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन, चाहे ये इस चैप्टर का हो या किसी और भी चैप्टर का, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। इतना पढ़िए कि वो क्वेश्चन याद हो जाए, ताकि दिमाग में हमेशा घूमता रहे कि हाँ वो क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो अभी नहीं तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या हो सकता है सोने गए, सोते समय तुरंत दिमाग में कभी न कभी अगर थोड़ा सा भी वो अगर क्लिक किया कि नहीं हाँ ऐसा हो सकता है, तो आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप समीकरण बना सकते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन का समीकरण बनाना है ना। लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो वो छूटता ही चला जाएगा, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या में जैसे सब लोग जानते हैं कि 2 अंकों की अगर संख्या है तो इसमें एक इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का अंक होता है। तो यहाँ पर बात वही कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल। ठीक है, किसका गुणनफल? अंकों का गुणनफल 12 है। अंक अंक, ये अंक की बात कर रहा है।
अंकों का, तो दो अंक होते हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक, उन्हीं दोनों का गुणनफल दिया है। तो अंकों का अगर हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो इसके लिए पहले तो हमें अंक पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अंक दिया नहीं है, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, कोई भी दो संख्या उसका गुणनफल दिया हो, जैसे मान लीजिए कि अगर 12, अगर 12 एक दो संख्याओं के गुणनफल का मान है कि दो संख्याओं का गुणा करने पर कितना मिल रहा है 12, अगर उसमें से एक संख्या पता हो जाए या कोई बता दे कि एक संख्या चलिए 3 है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, मतलब 3 का उस संख्या में गुणा हुआ होगा, उस संख्या मतलब दूसरी संख्या में गुणा हुआ होगा, तभी जाकर 12 मिला होगा। तो इसके लिए वो संख्या कैसे निकालेंगे? तो जो संख्या हमें पता चल जाएगा उसको उस गुणनफल में भाग दे देंगे। तो 3 अगर हमें पता चल गया, 3 को अगर हम 12, 3 से अगर हम 12 में भाग दे दें तो कटकर कितना बचेगा? 4, यानी कि दूसरी संख्या 4 रही होगी, तभी तो 4 और 3 का गुणनफल 12 आएगा। तो इसमें भी ऐसा ही कहना है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का, अगर अंकों मतलब दोनों अंकों का अगर गुणनफल दिया है, उसमें से एक अंक पता चल जाए तो दूसरा अंक निकालने के लिए जो अंक पता चल चुका है उससे हम गुणनफल में क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो हमें दूसरा अंक भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, तो मानते हैं तो दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है। तो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x, तब दहाई का अंक, अब दहाई का अंक कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, तो आते हैं इधर। तो इकाई का अंक अगर हमने मान लिया तब बात करते हैं, जैसा ये प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है? दोनों अंकों का गुणनफल, मतलब दहाई का अंक गुणे इकाई का अंक बराबर दिया हुआ है 12। तो अगर हमें दहाई का अंक निकालना है, अगर दहाई का अंक निकालना है, दहाई का अंक गुणे इकाई का अंक जो हमने माना है वो रख देते हैं x इक्वल टू 12। तो यहाँ से हो जाएगा दहाई का अंक बराबर दहाई का अंक बराबर 12/x। ठीक है, तो ये इकाई का अंक हो गया x और दहाई का अंक हो गया 12/x। अब संख्या बनाते हैं। अब देखिए, अगर कोई दो अंकों की संख्या है और उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक पता चल गया, इकाई का अंक और दहाई का अंक पता चल गया, तो दो अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे? तो दो अंकों की संख्या बनाने के लिए इसमें एक अंक है इकाई, एक दहाई, तो संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या बराबर, तो क्या होती है संख्या? दहाई वाले अंक में 10 से गुणा हो जाता है, क्योंकि उसका स्थानीय मान 10 होता है ना, स्थान 10 होता है, दहाई वाला अंक 10 है ना। तो दहाई वाले अंक में हम लोग क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे प्लस इकाई का अंक। जैसे पीछे क्लास में 9th 8th में 7th में संख्याओं का स्थानीय मान सब लोग निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है? इकाई वाले अंक में 1 से गुणा करते हैं, प्लस दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करते हैं, सैकड़े वाले अंक में 100 से गुणा करते हैं और उनको जोड़ लेते हैं, तब हमें दो अंकों की या तीन अंकों की संख्या मिलती है। तो वही काम यहाँ करना है। अगर इकाई का अंक दहाई का अंक पता हो गया है तो क्या करना पड़ेगा संख्या बनाने के लिए? दहाई वाले अंक में 10 से गुणा प्लस इकाई वाला अंक, ठीक है, ये संख्या हो जाएगी दहाई का अंक गुणे 10 प्लस इकाई का अंक, ये संख्या हो गया। अब जब हमें x का मान मिल जाएगा तो लास्ट में पूछा है कि मूल संख्या, यानी ये जो संख्या, ये संख्या ज्ञात करना है, तो ये हम लोग ज्ञात करेंगे।
आइए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि यदि संख्या में से संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, कौन सी संख्या, ये जो अभी अभी बनाया गया, इस संख्या में अगर 36 जोड़ दिया जाता है तो इस संख्या का अंक पलट जाता है। अंक पलट जाता है यानी अंकों का स्थान बदल जाता है। अंकों का स्थान बदलना मतलब इकाई का अंक दहाई के स्थान पर और दहाई का अंक इकाई के स्थान पर चला आता है। तो देखिए, तो हम लोग पहले ये संख्या लिख लेते हैं, 10 गुणे 12 बट्टे एक्स प्लस एक्स, ये संख्या हो गया। अब प्रश्नानुसार जैसा ये कह रहा है कि अगर संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो प्लस 36, चलिए हमने जोड़ दिया, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यानी जोड़ते ही हमें जो बराबर में संख्या मिलेगा, जो संख्या मिलेगा वो इसी के बराबर होगा, लेकिन अंकों का स्थान बदल कर। तो कैसे स्थान बदलेगा, तो बराबर में हमें संख्या मिलेगा, ये संख्या यहाँ इकाई का अंक एक्स है, दहाई का अंक 12 बट्टे एक्स, इनका स्थान बदल देंगे, यानी हो जाएगा 10 गुणे एक्स और प्लस इकाई के स्थान पर 12 बट्टे एक्स। इकाई का अंक दहाई पे चला गया, दहाई का अंक इकाई पे चला गया, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है, तो ऐसा कर लेंगे। अब इसी को हम लोग एक साथ सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, गुड़ा उड़ा कर लेते हैं। तो 10 का गुड़ा 12 में तो 120 बटा एक्स प्लस एक्स प्लस 36, और इन सभी संख्याओं का गुणा करके इस साइड में पक्षांतर करेंगे, 10x गुणा हो जाएगा तो 10x इधर ला देंगे माइनस 10x, और 12 बटा एक्स इधर आएगा तो माइनस 12 बटा एक्स बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, आइए तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कुछ और जुड़ घट रहा है, तो जोड़ घटा लेते हैं। तो ये है 120 बटा एक्स और इधर है माइनस 12 बटा एक्स। 120 बटा एक्स में से ये 12x को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 में से 12 घट जाएगा तो 108 बटा x बच जाएगा प्लस में, और प्लस 1x में से 10x घटा लेंगे तो बचेगा माइनस 9x और प्लस 36 और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा। इसके बाद लेते हैं एलसीएम, तो इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा x, तो x x में भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो ऊपर 108 माइनस 9x के बटे में कुछ नहीं तो इसे एलसीएम का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 36 के बटे भी कुछ नहीं तो x का इसमें गुणा हो जाएगा तो 36x। अगले स्टेप में 108 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36x और बराबर में 0, और ये जो x है इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका तिर्यक गुणा 0 में होगा, x का तिर्यक गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्रम से लिखते हैं, क्रम का मतलब मानक रूप में। तो द्विघात का मानक रूप क्या होता है कि 2 घात वाला पद सबसे पहले, फिर 1 घात वाला पद जो 36x है और प्लस अचर पद 108। पहले एक काम करते हैं ये देखते हैं क्या ये सभी संख्याएं किसी एक ही संख्या से कट रही हैं, क्या ये सब 9 से कट सकता है, 9 से 9 कटेगा, 9 से 36 कटेगा और 9 से 108 भी कट जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस है इसलिए हम लोग इसमें माइनस 9 से भाग दे देंगे ताकि एक्स स्क्वायर धनात्मक भी हो जाए और 9 से सब कट भी जाए। तो माइनस 9 से दोनों पक्षों में भाग देने पर चलिए भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 9 से भाग देना तो जो सबका चिन्ह बदलेगा, जो माइनस है प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा, 9 चौका 36x और माइनस 9 एक कम 9, 9 दूना 18 बराबर 0। चलिए तो ये संख्या मिल गया, बहुत छोटा सा। क्या मिला कि किसी संख्या ये दिया है कि गुणा करने पर क्या है, गुणा करने पर 12 मिले माइनस 12, जोड़ने घटाने पर माइनस 4। ऐसी दो संख्या क्या होगी जिसका गुणा करे तो 12 है, जोड़े या घटाए तो 4। तो क्या होगा, 6 दूना 12, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, लेकिन बीच में माइनस 4 लाना है तो बड़ी वाली संख्या को माइनस लिख लेते हैं, माइनस 6x और प्लस 2x और माइनस 12 बराबर 0। चलिए कामन करेंगे यहाँ से तो x कामन होगा तो बचेगा x माइनस 6, और यहाँ से प्लस 2 कामन करेंगे तो बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। ये गुणनखंड हो गया, इसको बारी बारी से 0 के बराबर अगर करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 6। और यदि
x प्लस 2 बराबर 0 अगर कर लेंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -2। अब माइनस में जो है ये इसको लिख लेंगे कि संभव नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि हम लोग दो अंकों की संख्या अगर निकालें तो उसमें धनात्मक संख्या ही निकालेंगे। तो यहाँ रखते हैं, चलिए तो रख लेते हैं इधर ही। हाँ, तो ये x का मान जो प्लस है इसको रखेंगे कहाँ, तो ये रखा जाएगा समीकरण 1 में। यहाँ ये जो मूल संख्या यही हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगी, मूल संख्या बराबर x का मान रखेंगे। तो यहाँ देखिए 10 का गुणा 12 में हो जाएगा तो 120 और बटे में हो जाएगा x का मान 6 और प्लस 6। तो 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 1 0 और प्लस 6 और 20 में 6 जोड़ लेंगे तो 26। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो संख्या क्या होगी, 26 होगी। ठीक, तो यह संख्या है 26। अच्छा, जैसा प्रश्न में कह रहा है, यह संख्या हमें मिला कितना, 26। तो जैसा ये प्रश्न में कहा कि अगर इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसका अंक पलट जाएगा। बोला है ना कि अगर संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाता है। तो देखते हैं, अच्छा अगर 26 में 36 हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1 और 3 2 5 1 6, क्या मिला 62, 62। और इधर कितना है 26। तो देखिए इसमें दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 6 है, और उसमें क्या हुआ, जोड़ने पर दहाई का अंक 6 इकाई का अंक 2 हो गया। यानी यह संख्या 26 है, अगर इसमें 36 जोड़ा जाएगा तो ये 62 बन जाएगा, और 62 बनने से 26 में जो 2 6 लिखा था वो 6 2 हो जाएगा, अंक पलट जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी आंसर ये सही है। तो द्विघात समीकरण पर संबंधित हमने आज यहाँ 2-3 क्वेश्चन किए। इसी पर आधारित कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए।